विलिंग वेज के लिए मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीआर के तौर पे काम कर रहा हूँ और गुज़िश्ता 26 ईयर्स से। कोई आपको कामयाब कर सकता है तो वो सिर्फ तुम खुद हो, लेकिन हमारे पाँव यहाँ होते हैं और दिमाग माजी में होता है, तो वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते जो वो दे सकते थे। रेडियो और टीवी पर बैक वक्त फिर होस्टिंग का जो मौका बना, जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं और तलाक के हवाले से भी आपने एक तफसीली वीडियो बनाई। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग GTV एंड आई एम योर होस्ट खुशबू। नाज़िन, आज का प्रोग्राम मैं ज़रा हटके करने लगी हूँ। आज का प्रोग्राम है हम लोगों के अपने ही एटीट्यूड के हवाले से। हमने अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा नेगेटिव किया हुआ है अपनी सोच की वजह से। हम ये नहीं देखते कि हम में कितनी सलाहियतें हैं, हमने कहाँ मेहनत करनी है। अपनी नाकामी का सारा मलबा किस्मत पे डाल देते हैं, क्या लोगों पे डाल देते हैं। आज मैं जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ, आप लोगों को मिलके बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत मोटिवेशन मिलेगी। और आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं जनाब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं आपको बताती चलूँ, हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया खुशबू आपका। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सर माशाल्लाह से आपकी जो स्टोरी है वैसे तो पूरा पाकिस्तान सब लोग जानते हैं, तो मैं शुरू से आपसे ये जानना चाहूँगी कि बचपन में आपकी आईसेट चलेगी, लेग्स का इशू हुआ, चल नहीं सकते थे, देख नहीं सकते थे, लेकिन इसके बावजूद आपने अपने अंदर अपनी खूबी तलाश की और अपनी आवाज़ पे काम किया। ये जो आप छोटा सा बच्चा इतना कैसे जिसे कहते हैं इसमें इतनी काबिलियत कैसे आई? अल्लाह की मेहरबानी से उस वक्त मुझे ये इदराक हासिल हुआ कि जो है वो क्या है, जो नहीं है उसको पीछे रखते हुए जो था यानी सोच सकना, बोल सकना, बात कर सकना, हाथों से कुछ कर सकना, तो इस तरफ फोकस किया तो बहुत सारे रास्ते मिले। उन्हीं रास्तों में से जैसे मैंने अपने लिखने का जो अंदाज़ है वो टाइपिंग की सूरत में चुना, जैसे मैंने अपनी आवाज़ को ब्रॉडकास्टिंग के साथ जोड़ने के लिए अपनी मशक शुरू की, और इसी तरह से अपनी सोचों ये अल्लाह की तरफ से ही था, मतलब अल्लाह ने चुना था आपको? बेशक ये सब कुछ मैं कर नहीं सकता था अल्लाह की मेहरबानी के बगैर। उसी की मेहरबानी और नवाजिश, और शायद उसी ने मुझे डिफरेंट लाइफस्टाइल के साथ रखा ताकि मैं मुख्तलिफ तरीके से ज़िंदगी गुजारते हुए दूसरों के लिए कोई मैसेज दे सकूं। वाकई। और दूसरे लोग जो हैं आप देखिए सोसाइटी में ज़रा सी कोई टेंशन आ जाती है, ज़रा सी कोई बिजली का बिल ज़्यादा आ जाए तो जीना छोड़ देते हैं, हर बात पे नेगेटिव बात करते हैं। तो माशाल्लाह से आपने जिसे कहते हैं करके दिखाया, बातें नहीं की। अच्छा, राइट नाउ हम पूछना चाहते हैं कि आप आज के क्या कर रहे हैं और कौन कौन सी डेजिग्नेशन पे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदा कर रहे हैं? विलिंग वेज के लिए मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीआर के तौर पे काम कर रहा हूँ और गुज़िश्ता 26 ईयर्स से, और सोशल मीडिया है और कुछ छोटी मोटी दूसरी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं साथ साथ। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से आरजे आपने एज अ करियर अपना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद हमने देखा आप यूट्यूब पे भी काम कर रहे हैं, फेसबुक पे माशाल्लाह बहुत अच्छी फॉलोइंग है। तो ये जो मोटिवेशन आप देती हैं लोगों को, इस तरफ कब से आना हुआ? ये चूँकि मैंने बचपन से ही रेडियो से काफ़ी शगफ़ रहा, सीखता रहा, माइक से काफ़ी दिलचस्पी थी, तो शुरू में तो टेप रिकॉर्डर पर अपनी आवाज़ सुन के रिकॉर्ड करके सुना करते थे, और आहिस्ता आहिस्ता माइक से ये दिलचस्पी फिर बढ़ती चली गई, फिर टेलीफोन के ज़रिए रेडियो के प्रोग्राम्स में शिरकत, और फिर 2004 में मैंने मस FM 103 से अपने ब्रॉडकास्टिंग करियर, यानी कि आपने एज एन आरजे ही जो है लोगों को मोटिवेट तब से शुरू कर दिया था करना? जी। और उसके बाद फिर टीवी पर भी कुछ प्रोग्राम्स 3 डिफरेंट चैनल से किए, तो रेडियो और टीवी पर बैक वक्त फिर होस्टिंग का जो मौका बना, इससे भी बहुत सारे उन लोगों के लिए भी एक मिसाल बनी जो कि फिज़िकली चैलेंज थे, और वो इसमें फिर इंडस्ट्री के अंदर उनको अपना स्कोप मिला। वो कहते हैं ना कि अगर आप कोई आपको कामयाब कर सकता है तो वो सिर्फ तुम खुद हो। तो हम अगर देखें ना दूसरे लोगों को जो ज़रा थोड़े से भी डिसेबल या स्पेशल हो जाए, तो वो अपने आप को ना बंद करके रख लेते हैं घर में। आपने अपने आप को हिम्मत दी है, और आज आप जो भी है ना अपनी हिम्मत और अपनी सोच की वजह से हैं। क्या कहेंगे? अल्लाह की मेहरबानी से जब हम अपने आप को ये देखते हैं ना कि हम क्या कर सकते हैं, जो हमें लगता है खुशबू वही होता है, तो हमें लगना अच्छा चाहिए। मैं अगर अपनी फीलिंग को देखूं या अपनी
थॉट पैटर्न्स को देखूं तो मुझे इम्पॉसिबिलिटीज़ की बजाय पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती हैं। मैं रास्ते ढूंढने लगता हूँ, मैं अपॉर्चुनिटीज़ को देखता हूँ, मेरी नज़र जो है वो उस पॉजिटिविटी पर जाती है अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत तारीक रास्तों में भी कहीं एक दरार से आती हुई रोशनी की किरण आपको रास्ता दिखा सकती है। क्या बात है, क्या बात है। और आपने यही किरण देखनी है। अच्छा सर, मोस्टली ना मैं ये सवाल आपसे करना चाहती थी कि हमारी ज़िंदगी में जो कामयाबी है हमारी, ये हमारी खुशकिस्मती पर मुनहसर है या मेहनत पर? ये हमारी तमाम तर कोशिशें जो हैं कर चुकने के बाद फिर जिस चीज़ का अमल दखल आता है वो है दुआ का। मैं समझता हूँ कि दुआओं से तो तकदीरें भी बदलती हैं। तो अपनी बेहतरीन कोशिश करने के बाद, अपनी बेहतरीन मेहनत करने के बाद फिर हम इस तरफ देखें। बाज़ औक़ात लोग मेहनत अपने हिस्से का काम किए बगैर ही किस्मत की तरफ देखने लगते हैं या दुआओं पर तकिया करने लगते हैं, उससे बात नहीं बनती। बहुत से नौजवानों का मसला है कि वो अपनी इस फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने इन जज्बात को जब उनकी ठेस पहुंचती है तो वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते जो वो दे सकते थे। तो ये जो डैमेज हो जाते हैं इमोशंस, फिर इंसान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। जी। इस पे तो ज़रा कोई बात करें, किस तरह से अपने आप को गैदर करें? अपने लव के इमोशन को वेस्ट करने की बजाय आप ये देखें कि क्या ये मोहब्बत है। कई दफ़ा हम जिसे मोहब्बत समझ रहे होते हैं वो किसी की आदत होती है। कई दफ़ा हम जिसे मोहब्बत समझ रहे होते हैं वो हमारा लस्ट होता है। कई दफ़ा हम जिसे मोहब्बत समझ रहे होते हैं वो हमारी कोई गरज होती है। सबसे पहले इसको पहचान लेना कि मोहब्बत है क्या, और जहाँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं कई दफ़ा दूसरे कोई ऐसे होते हैं जिनको हमसे इम्प्रेस नहीं हो रहे होते और हम उनके लिए अपनी मोहब्बत जो है वो कंज्यूम कर रहे होते हैं, ये सोचते हुए कि हम इन्हें मोहब्बत दे दे के तो फिर इन्हें तस्खीर करेंगे। तो मोहब्बत को समझना बड़ा ज़रूरी है और ये एक आफाकी जज्बा है, ये महदूद नहीं है चंद एक चीज़ों तक। ये तो एक खूबसूरत ऐसा एहसास है कि इस पर जितना सोचा जाए, जाना जाए, पढ़ा जाए तो ये जितना समझ लें तो फिर लगता है कि अभी और भी समझने की ज़रूरत है। अच्छा सर, आपने अपनी एक वीडियो में बताया था कि आप कामयाबी अगर हासिल करना चाहते हैं तो 3 चीज़ें जो आपकी दुश्मन है, हाँ, वो बाहर वाली नहीं है, वो आपके अंदर हैं। तो ये जो 3 चीज़ें हमारे अंदर ही हैं जिसकी वजह से हम कामयाब नहीं हो पाते, ज़रा ये तो बताइएगा। आपने कितने गौर से देखी हुई है वीडियो? वो सर बकायदा रिसर्च किया, मेरी फेवरेट वीडियोस है। आप रिसर्चर हैं, बहुत ज़बरदस्त। 3 जो दुश्मन है हमारी कामयाबी के, वो सेल्फ डाउट है, जब हमें शक होता है अपनी ज़ात पर। फेयर्स हैं हमारे, जो हमें खौफ अंदेशे घेरे रहते हैं, को रोक के बैठे हैं। और पास्ट अटैचमेंट्स हैं, जब हम अटैच रहते हैं, अपने माजी से ही नहीं निकल पाते। होना ये चाहिए कि जहाँ पाँव हो वहीं आपका दिमाग हो, लेकिन हमारे पाँव यहाँ होते हैं और दिमाग माजी में होता है। यंगस्टर्स की हमें जितनी बातें करनी थी, जो भी मोटिवेशन टिप्स देनी थी, हमने दे दी। अब जाते जाते मैं एक जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं और तलाक के हवाले से भी आपने एक तफसीली वीडियो बनाई, मैं चाहती हूँ कि मैं उस पहलू को भी अपनी वीडियो में उजागर करूँ, लोग सुने। 1 लाख हमारे तलाक की शरह सर बहुत बढ़ गई है और इसकी जो वजूहात हैं, आप क्या समझते हैं, ये ज़रा थोड़ा सा बताएं ताकि हमें पता हो कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। और दूसरा, ये जो नए लड़के लड़कियां शादियां कर रहे हैं उनको बताएं कि उन्होंने किस तरह से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करनी है। 1,97,200 रिपोर्टेड केसेस हैं जो कि कोर्ट्स में फाइल हुए खुला के लिए। लाहौर की सिर्फ बात है। और ये जो इसके अलावा डिवोर्सेस हुई वो जो कि आपस में बैठ के हुई, वो इसके अलावा हैं जो रिकॉर्ड पर ना आ सकें। अच्छा, अब ये ख़ास बात है कि ये डिवोर्स का रेट इतना बढ़ क्यों गया है। लोग कई दफ़ा तैयारी के बगैर ही बच्चों की शादियां इस तरह से कर देते हैं, जैसे अगर कोई नशे की बीमारी में है या कोई जहनी तौर पे बीमार है तो माँ बाप सोचते हैं कि इसकी शादी कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से कई दफ़ा ये होता है कि लड़के और लड़की आपस में किसी प्लानिंग के बगैर ही शादी जो है वो कर लेते हैं, जिसमें वो बिल्कुल डिफरेंटली किसी ऐसी जगह पे कंपैटिबिलिटी को सोच रहे होते हैं जहाँ उनकी कंपैटिबिलिटी बनती नहीं है, फैमिली की वैल्यूज से टकरा जाते हैं, या और ऐसे कई मामलात हैं जिसमें वो सोशल जो नॉर्म्स हैं उनको भी बाकायदा तौर पे पामाल करते हैं। तो शादियों की जो नाकामी है इसके बारे में बहुत काम करने की ज़रूरत है, और इन शादियों के नाकाम हो जाने के बाद
उन दोनों अफराद की ज़िंदगी मुतासिर होती है, लेकिन स्पेशली लड़कियों की ज़िंदगी तो बहुत मुतासिर होती है। तो प्री मैरिज काउंसलिंग, वो जो आपने बात की कि करें क्या, प्री मैरिज काउंसलिंग यानी जिस तरह हम कोई भी मैनुअल होता है किसी चीज़ को ऑपरेट करने का, हम वो सीखते हैं, कुकिंग हो, ड्राइविंग हो, सिंगिंग हो, कोई काम हो, तो हम शादी जैसा ख़ास काम, जिम्मेदारी वाला काम कैसे हम ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। ये भी सीखना होगा कि हमें किसी अजनबी के साथ अगर वो थोड़ा बहुत जाना पहचाना भी है तो उसकी फैमिली तो हमारे लिए नहीं है। अगर लड़कियों ने अपना घर छोड़ के किसी घर जाना है तो वहाँ जाकर उन लोगों में रचना बसना कैसे है, कबूलियत कैसे हासिल करनी है, ये उन्हें सीख लेना चाहिए। इसका जो एंड रिजल्ट है वो आप बता दें कि हम जो चीज़ रोज़ थोड़ी थोड़ी मिकदार में भी करते हैं ना, वो एंड पे जाके जो पहाड़ की तरह मजबूत और जिसे कहते हैं ना हमारा पक्का अमल हो जाता है कि वो कभी हो ही नहीं सकता। तो इसको इजी नहीं लेना। सर बताएं। यानी आप ये समझ लीजिए कि जो होता है वो होते होते होता है, एकदम से कुछ नहीं होता। तलाक जिस दिन तलाक कोई कहता है, ये उस दिन नहीं होती। और पाकिस्तान भी उस 14 अगस्त 1947 को तो हमें मिला था, इसके ये उस दिन बना नहीं है, उससे इसकी बनने की तहरीक तो बहुत पहले से चल रही थी। तो रोज़ाना थोड़ा थोड़ा जो हो रहा होता है, जो हमारे लिए शायद नोटिसेबल नहीं होता, वो होते होते ही इकट्ठा होके जो उसका कंपाउंड इफेक्ट आता है। एक्चुअली जो एक दिन कुछ होता है वो मैटर करता है, लेकिन हम उसे नोटिस नहीं करते। सो रोज़ाना जो 10 सफ़े पढ़ना है, हो सकता है कि आप रोज़ाना 10 पेजेस पढ़ रहे हों तो आपके लिए अहमियत ना रखते हों, लेकिन ये 3 साल बाद आप 47 किताबें पढ़ चुके होंगे। तो आपको ये जहन में रखना है कि जो हो रहा है वो क्या है, और अगर यही होता रहा तो इसका नतीजा क्या निकलेगा। और कंपाउंड इफ़ेक्ट हो, यानी बात हो या कोई एक्शन हो या हमारी कोई फीलिंग हो, ये जमा होने के सीगे पर जाता है। रोज़ाना थोड़ा थोड़ा अच्छा करने से अच्छा नतीजा निकलेगा। डिज़ाइन फ्यूचर बनाएंगे तो डिज़ाइन होगा, यानी हम अपने फ्यूचर को खुद डिज़ाइन भी कर सकते हैं, और अगर हम डिज़ाइन ना करें तो जो हो रहा है इसका जो नतीजा है बग़ैर प्लानिंग के वो कुछ और ही निकलेगा। तो ये है कंपाउंड इफेक्ट। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही खूबसूरत बातें, बहुत ही खूबसूरत लेसन, बहुत मोटिवेशन मिली है मुझे आपको लाइव मिल के भी, और जो आपके फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको भी बहुत खुशी हुई है आपसे मिलके। बहुत शुक्रिया खुशबू आपका, जीते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। तो जी जनाब, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल और बेनिफिशियल हुआ होगा। जैसे कि मोहसिन साहब ने कहा कि एक्चुअली में जो कंपाउंड रिएक्शन है वो इस तरह से है कि हम पे ये डिपेंड करता है कि हम अपनी लाइफ में क्या स्क्रिप्ट लिखें। हम अपनी लाइफ के डायरेक्टर खुद हैं, लेकिन ये ज़रूर सोचें कि अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं तो शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना, लालची नहीं होना, आप जो है वो लॉन्ग टर्म की तरफ जाएं, मेहनत करें, और एक दिन आपको वो रिवॉर्ड जो है वो ज़रूर मिलेगा और आप खुद जो है वो हैरान हो जाएंगे और आपको खुद पे जो है वो प्राउड होगा। तो इस खूबसूरत मैसेज के साथ अपनी मेज़बान खुशबू को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।